Hello everyone, welcome to Manula classes in the session of Daily News Analysis. Today is 9th of May 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है और फर्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग इंडिया हिट्स बैक आफ्टर इंटरसेप्टिंग पाक स्ट्राइक्स. इट मीन्स जो 22 अप्रैल को अटैक हुआ था पहलगाम में, उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएशन किया 7 ऑफ मई को. इंडिया ने वो जो टेररिस्ट के बेस कैंप्स थे, ट्रेनिंग कैंप्स थे, रिक्रूटमेंट सेंटर थे, है ना, उनके हेडक्वार्टर्स थे, डिफरेंट प्लेसेस पर उन पर इंडिया ने स्ट्राइक की थी. सो इंडिया ने तो स्ट्राइक की थी टेररिस्ट के अगेंस्ट में, लेकिन अब इसमें इन्वॉल्व हुई है उधर से पाकिस्तान की आर्मी, और पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह को इंडिया की तरफ लॉन्च किया है. कल की रात में बहुत सारे मींस कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में ड्रोन स्वार्म, मींस बहुत सारे ड्रोन एक साथ सेंड किए जाते हैं टारगेट करने के लिए, और उनका टारगेट था इंडिया की सिविल और मिलिट्री एरियाज, जिसमें हम बात कर रहे हैं हमारे नॉर्दर्न एरिया में भी यही हुआ और वेस्टर्न एरियाज में भी यही हुआ. नॉर्दर्न एरियाज में आप पंजाब और जम्मू कश्मीर वाले रीजन को काउंट करें, और वेस्टर्न एरिया में आप राजस्थान, गुजरात, इस वाले बॉर्डर लाइन को आप कनेक्ट कर सकते हैं. उन्होंने जो टारगेट किया, जैसे कि जम्मू को टारगेट किया, पठानकोट को, उधमपुर, ठीक है, अवंतीपुरा, श्रीनगर, अमृतसर तक को उन्होंने टारगेट किया, इंक्लूडिंग सम अदर प्लेसेस. अमृतसर में उनका टारगेट था, वो था गोल्डन टेम्पल, है ना, जो स्वर्ण मंदिर है गोल्डन टेम्पल, उस पर इन्होंने टारगेट किया था. हालांकि अच्छी बात ये रही कि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 और SAM, सो ये दोनों, ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले सारे के सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया. उन पर जो है इधर से जब फायर हुए तो उनको आसमान में ही, इन द स्काई ही, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया. ये सब कुछ चल रहा है, आपको अगर रिकॉल हो तो ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू इंडिया ने भी इस पर अपना रिस्पांस दिया, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया. साथ ही इंडिया ने भी अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको यूज किया और स्ट्राइक्स को यूज किया. तो लाहौर का जो इनका डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, उसको खत्म कर दिया. इट मींस अब लाहौर पर यदि इंडिया कोई अटैक करता है तो हमारी मिसाइल, हमारे ड्रोन्स वहां पर इजीली अटैक कर पाएंगे, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमारे मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, है ना, शेल्स को, उनको रोक नहीं पाएगा. वहीं इंडिया की तरफ अगर वो कुछ भी फायर करेंगे तो इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनको इजीली रोक सकता है ना. इंडिया की मिलिट्री ने भी फिर कोई मीन्स ऐसा नहीं रखा कि उन्होंने, जब हमारे अमृतसर, पठानकोट, अमृत और यहाँ तक अगर वो अटैक कर रहे हैं तो इंडिया कोई चुप बैठा हो. तो इंडिया ने भी पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, जैसे कि कराची, जो है, हाँ, पाकिस्तान का बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट है. एक टाइम ये था कि कराची जो है पाकिस्तान की कैपिटल भी हुआ करता था. लाहौर पर भी इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने अटैक किया. रावलपिंडी, जहाँ की पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर है, उस पे भी अटैक किया. हालांकि इंडिया की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन आया था वो ये था कि हमने फोकस्ड अटैक किए थे, हमारे फोकस्ड मेजर थे और नॉन एस्केलेटरी थे. इट मींस हमने जो कुछ भी टारगेट किया था वो एक पिन पॉइंट वाली लोकेशंस पर था, केवल टेररिस्ट के अगेंस्ट में था, और हमने उसको इस पर्पज से नहीं किया कि हम युद्ध चाहते हैं. लेकिन पाकिस्तान तो देखो, वो अपने आप में एक रोग स्टेट है ना, उसके कोई ऐसा कोई डेमोक्रेटिक रूल्स नहीं है, उनके यहाँ कोई ऐसी मोरालिटी वाली चीज नहीं है. जबकि इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने जब अटैक किया था तो वो ओनली टेररिस्ट के अगेंस्ट में किया. लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने तो इंडिया के सिविलियन एरियाज हैं उन पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, है ना. तो इंडिया ने भी इसका खूब मुंह तोड़ जवाब दिया, क्वालिटी के एक्शंस की बात की, बोला भाई हम सारा कुछ जो है तरीके से कर रहे हैं, हमारा एयर जो डिफेंस सिस्टम है उसको हमने एक्टिवेट कर रखा है. कैजुअलिटी और डैमेज की अगर हम बात करें तो इंडिया की तरफ से कोई ऐसी कैजुअलिटीज या डैमेज नहीं हुआ है जो कि पाकिस्तान की मिसाइल्स ने या उनके ड्रोन्स ने किया हो, बिकॉज हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है.
S-400 जो कि हमने रूस से लिया था, रसिया से लिया था। एलओसी की सिचुएशन की अगर बात करें तो दोनों ही साइड से स्नाइपर राइफल्स, नॉर्मल राइफल्स, है ना, मोटार्स, शेल्स और जो है मीडियम रेंज की जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं वो सब दोनों ही तरफ से लॉन्च हो रहे हैं, है ना। सिक्योरिटी मेजर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में इंक्लूडिंग पंजाब, गुजरात, राजस्थान, वहाँ पे ब्लैकआउट रखा गया। ब्लैकआउट आप समझते ही होंगे कि जहाँ पर सारी लाइट्स वगैरह को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। मैंने कल जो है रात को जब ये अटैक की बात हुई कि पाकिस्तान ने इंडिया के पंजाब, गुजरात, राजस्थान इस रीजन में अटैक किया है, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को पंजाब में भी कॉल किया था और एक मैंने जे.एंड.के में भी कॉल किया था। तो उन्होंने बताया था कि रियली में यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो रही है जैसे कि दीपावली पर पटाखे वगैरह छूटते, लेकिन हाँ, लोग काफ़ी परेशान थे वहाँ पर, क्योंकि वो अपने घरों से देख पा रहे थे कि इधर से फायर हो रहा है, उधर से फायर हो रहा है। और मैंने दोस्त अपने से बात की तो वो बॉर्डर के बिल्कुल पास में ही था। तो वो देख रहे थे कि सिचुएशन काफ़ी हॉस्टाइल है और देखो घायल दोनों ही तरफ से होते हैं, कैजुअलिटीज़ दोनों ही तरफ से होती हैं, तो ये वाली सिचुएशन दोनों ही तरफ से थी। इंडिया ने अपना अनदर स्टेप लिया है ओटीटी के रिगार्डिंग में। जितने भी ओवर द टॉप प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, ठीक है? चाहे उसमें एग्ज़ाम्पल्स आप देख सकते हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम वगैरह हो गया, हॉटस्टार, ब्लूमबर्ग, पैंडोरा, है ना, ट्यूनेइन, ये बहुत सारे जो हैं, इन सबको नोटिस दे दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भाई आपके प्लेटफ़ॉर्म पर इफ एनी कंटेंट जिसका ओरिजिन पाकिस्तान से है, आप सारा का सारा रिमूव कर दीजिए, आप इंडिया में कुछ भी उसको शो नहीं करेंगे। चाहे वो सॉन्ग्स हो, वेब सीरीज हो, मूवी हो, शॉर्ट मूवीज हो, कोई शो हो, टीवी शो हो, कोई भी कुछ भी कैसा भी कंटेंट हो, आप सबका सब वहां से रिमूव कर दीजिए। ये एक्शन लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब उसमें चाहे सॉन्ग्स हो, पॉडकास्ट हो, किसी भी तरह का स्ट्रीमिंग कंटेंट वगैरह कुछ भी हो, सबको हटा दिया गया है और इसके लिए गवर्नमेंट के पास में अपने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं ही। तो देखो यहाँ से क्या होगा, एक तरफ ये होता था ना कि पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ की आईएसआई, टेररिस्ट इंडिया के लोगों को, हमारे जवानों को जो मारते हैं वो शहीद हो जाते हैं। वहीं एक दूसरी तरफ कहते रहते नहीं भाई, वहाँ के एक्टर्स को इंडिया में आने दो, वहाँ की मूवीज को आने दो, टीवी शोज को आने दो, सबको इंडिया में आने दो। वो बोले इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कहा भाई तुम्हारे यहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं तो वो टेररिस्ट ही आने दो, फिर हम तुम्हारे यहाँ से कोई एक्टर, एक्ट्रेस, सॉन्ग्स, मूवीज, वेब सीरीज, पॉडकास्ट वगैरह हमको नहीं चाहिए, वो सारे के सारे पर बंद कर दिए। अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, रोहिंग्या से रिलेटेड एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। बात क्या थी कि जो रोहिंग्याज हैं, आप जानते होंगे रोहिंग्या कहाँ से आए थे, म्यांमार से। ठीक है, म्यांमार जिसको हम पहले बर्मा कहते थे, 1935 में ये इंडिया से सेपरेट हो गया था। म्यांमार में सिचुएशन क्या थी कि म्यांमार एक कंट्री है बौद्ध लोगों का, ठीक है, बौद्ध लोगों का, बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह वहां पर है, काफी पीसफुल कम्युनिटी वहां पर है। म्यांमार में एक रखाइन प्रोविंस है, आपका अगर जानते हो तो, रखाइन प्रोविंस में रहते हैं रोहिंग्या। रोहिंग्या जो है इस्लाम को फॉलो करने वाली एक कम्युनिटी है। और बिकॉज आप जानते ही होंगे कि रोहिंग्याज ने वहाँ के जो बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह थे उनको खत्म करना स्टार्ट किया, इन पर अटैक्स किए थे, है ना, और इनको मीन्स वहां से मार मार के बहुत सारे रीजन से भगा दिया। लेकिन बाद में फिर बुद्धिस्ट जो लोग थे, वहाँ की गवर्नमेंट थी, वहाँ की मिलिट्री थी, उन्होंने फिर रोहिंग्याज के अगेंस्ट में एक्शन लेना स्टार्ट किया। तो ये भाग करके कहाँ आए, बांग्लादेश। बांग्लादेश से इंडिया पहुंच गए, कुछ डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल होते हुए इंडिया में एंटर कर गए। अब इन पर चलने लगी जो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या कि भाई ये जिस कम्युनिटी को, या मैं कहूँ जिस पार्टी को वोट करेंगे, वो चाहेगा कि इनका वोटर कार्ड वगैरह सब मिल जाए और ये उस पार्टी को वोट कर दें। तो उसके चक्कर में इनको सेटलमेंट वगैरह स्टार्ट हुआ, इनके आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सब बनने स्टार्ट हो गए, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था कि नहीं भाई, हमको ये नहीं चाहिए, हम इनको डिपोर्ट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको डिपोर्टेशन वगैरह इनका स्टार्ट किया। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में बहुत जो है टॉप क्लास के एडवोकेट्स हैं और उनकी एडवोकेसी ऐसे ही मैटर्स में काम आती है। पता नहीं कहाँ से इनको क्या कुछ स्पेसिफिक पैसा मिलता है, क्या मिलता है कि एंटी इंडिया जितनी भी चीजें होती हैं उनकी एडवोकेसी करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या,
जब इनका डिपोर्टेशन स्टार्ट हुआ तो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एडवोकेट्स को हायर किया। तो उन्होंने केस फाइल किया रोहिंग्याज की तरफ से। रोहिंग्याज की तरफ से जब इन्होंने केस फाइल किया तो उस पर हुई है कुछ हियरिंग। उस हियरिंग का अगर मैं बेसिक ये कहूं तो जो लॉयर्स हैं रोहिंग्याज की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि भाई यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, उसने रोहिंग्याज को रिफ्यूजी माना है, तो हम इंडिया से बाहर उनको कैसे निकाल सकते हैं? उनके भी कुछ बेसिक राइट्स हैं, उन्हें हमको बाहर नहीं भेजना चाहिए, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें विमेन भी हैं, वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आर्गुमेंट उन्होंने दिए। इंडिया की तरफ से जो तुषार मेहता सर हैं, जो है सॉलिसिटर जनरल, इन्होंने अपना आर्गुमेंट दिया, भाई देखो ठीक है, वो वहां अपनी बात कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन इंडिया यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया हुआ है, हमने उसको कभी साइन नहीं किया, तो हम उसको नहीं मानते हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि देखो फॉरेनर्स एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अगर फॉरेनर हैं, इंडिया में इलीगली आए, तो हम उनको बाहर भेजेंगे। इंडिया की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वैसे ही बहुत खराब है ना, हम उनको यहाँ पर इंडिया में ला करके नहीं रखवा सकते कि बार बार उनको हम इंडिया में मुफ्त में आकर के रहने दें। तो यहाँ पर फिर एक अच्छा रिमार्क आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसकी की कभी उम्मीद होती नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में। दीपांकर दत्ता सर, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 19(1) का ई, जो राइट टू रिसाइड एंड सेटल की बात करता है, वो हालांकि ये बात पहले भी फिक्स थी, लेकिन ऐसा कहना किसी केस में अच्छी बात है कि भाई वो ओनली इंडिया के सिटीजन्स के लिए है। मींस इंडिया का सिटीजन चाहे कि मैं केरला में जाकर के रहूं, मैं असम में रहूं, मैं मेघालय में रहूं, मैं जम्मू में रहूं, हिमाचल में रहूं, यूपी में रहूं, राजस्थान में, आप कहीं भी जाकर के सेटल हो सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल 19(1) का ही कहता है। लेकिन ये किसके लिए है? इंडिया के सिटीजन्स पर इम्प्लीमेंट होता है ये। ऐसा नहीं है कि आप बांग्लादेश का भी आकर के बोले कि नहीं साहब मैं कहीं भी रह सकता हूं क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 का 1 का ई है, या म्यांमार से रोहिंग्या आकर के बोले कि नहीं साहब मैं इस आर्टिकल का प्रोटेक्शन चाहिए, बोला आपको नहीं मिलेगा। ये जो है वो केवल इंडिया के सिटीजन्स पर इम्प्लीमेंट होता है। भैया आप अगर जो है फालतू में इंडिया में घुस करके आ गए हैं, तो लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा? डिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या रहा इस हियरिंग का? रिजल्ट कुछ भी नहीं रहा। ये जो बात थी वो ओरल ऑब्जर्वेशन था, जो बातचीत में बोल देते हैं। रिजल्ट ऑफ द हियरिंग की अगर बात करें तो अभी जुलाई की डेट मिली है कि जुलाई में दोबारा से इस पर हियरिंग होनी है, तो फाइनल परमानेंट सॉल्यूशन अभी इसका कोई नहीं निकला है। नेक्स्ट हमारे पास में एक केस है, और ये आप सब जानते होंगे कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो थे, उनके घर में नोट्स वगैरह जो करेंसी मिली थी, जली हुई करेंसी मिली थी बोरियों में भरी हुई, उस मैटर पर बहुत कुछ हुआ था। तो एक कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने, और उस कमेटी का काम था कि उस सारे मैटर की इंक्वायरी करना, एक डिटेल समरी रिपोर्ट तैयार करना। अब वो रिपोर्ट जो है उस कमेटी ने भेज दी है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सेंड कर दी है। अब यहाँ से आगे का जो एक्शन होगा वो डिसाइड करेगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिकॉज आप सब जानते होंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में ये पावर होती है कि किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर ही वहां से रिमूव किया जा सकता है। और रिमूव करने के लिए वो जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो एक रेजोल्यूशन पास होता है, वो प्रोसेस यूज होती है। उसके बीच की एक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं कि उसके बीच की एक प्रोसेस है कि जब भी ऐसी रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, जैसे कि अभी जस्टिस यशवंत वर्मा के जो है मैटर में बनी है, तो रिपोर्ट बनती है और सीरियस एलिगेशंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम, ये उस जज को, उस पर्टिकुलर जज को बोल देते हैं, भाई या तो आप खुद से रिजाइन दे दो, या आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, आप वॉलेंटरीली रिटायर्ड हो जाओ सर्विस से, तो ये सारी की प्रोसीडिंग यहीं पर रुक जाएंगी। अगर ये वाला ऑप्शन कोई जज चूज नहीं करता है, तो फिर जो रिमूवल की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो अभी मैटर यहाँ क्लियर दिख रहा है कि अगर जो रिपोर्ट सीजीआई ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को भेजी है, तो उसका क्लियर मीनिंग ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने रिजाइन देने से मना कर दिया, उन्होंने जो है वीआरएस लेने से भी मना कर दिया, इसीलिए वो रिपोर्ट आगे गई है। अब देखते हैं कि उस रिपोर्ट पर
जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वहां से जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या डिसीजन लेगी। हालांकि बेसिक अगर बात करें तो जजेस के रिमूवल के लिए जो है हाई कोर्ट के जजेस के लिए आर्टिकल 217 है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 124 है। इसके थ्रू ही जजेस को उनके मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पर उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट की एक प्रोसेस जो होती है जिसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट की प्रोसेस, उसके थ्रू उनको हटाया जा सकता है। अनोदर एक इम्पोर्टेंट न्यूज और है, और वो क्या है कि इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान फॉर स्टेट ऑनर्स टू टेररिस्ट, एक्सपोजेस डीप टाइज विद एलईटी, जस्ट जैश ए मोहम्मद, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये सब क्या है, मैं आपको बेसिक इसकी समरी बता देता हूँ। इंडिया में अगर किसी की डेथ होती है और वो सोल्जर होता है, फोर्सेस में होते हैं, तो उनको तिरंगा मीन्स अपने इंडिया के नेशनल फ्लैग में उनको लपेट करके उनको ससम्मान एक स्टेट ऑनर के साथ में लास्ट जो राइट्स होती है उनकी कंडक्ट की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में गजब का काम होता है। वहां पे क्या है कि जब टेररिस्ट मरते हैं तो उनको जनता अपना हीरो मानती है, और फोटोज में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की आर्मी उनके साथ में खड़ी हुई है उन टेररिस्ट के साथ में, जिन टेररिस्ट को यूएसए ने, यूएनओ ने, इंडिया ने उनको ग्लोबली टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है और वो छुपते रहते हैं। वो क्लियर खड़े हुए हैं, चारों तरफ से आर्मी के लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं। आर्मी के जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं, लास्ट राइट्स में शामिल हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कितना जो डीप टाइज हैं आर्मी की, वहां की स्टेट की, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो यहाँ पर ये शो करना चाह रहे हैं कि भाई एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि साहब हमारे यहाँ टेररिस्ट के बेस कैंप्स वगैरह नहीं है, लेकिन अब जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसने ये सब सुनना बंद कर दिया है, वेस्टर्न जो मीडिया है उसने भी ये सब सुनना बंद कर दिया है। पाकिस्तान को चारों तरफ से जो है वो क्रिटिसाइज इस पर कर रहे हैं। अब जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल लिया है ना, देखो जैसे कि यूएन डेजिग्नेटेड टेरर कौन कौन से हैं, लश्कर ए तैयबा, ठीक है, जैश ए मोहम्मद, दी रेसिस्टेंस फ्रंट। ये जो रेसिस्टेंस फ्रंट है ना, जैसे मोहम्मद है, ये सब कुछ फंड वगैरह यूज करने के लिए आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट अपनी स्ट्रेटेजीज को यूज करने के लिए इनको बनाया गया है। जैसे मैं बात करूं दी रेसिस्टेंस फ्रंट, इसको कश्मीर के लिए स्पेशली एक आतंकवादी संगठन है, इसको अलग से बनाया गया है कि आपको केवल कश्मीर को टारगेट करना है। लश्कर ए तौबा ये टॉप लेवल का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी चीजों को मैनेज करता है। ये वही है जिसने कांधार में हमारे जो है एक ICJ-814 हमारा एक प्लेन था, उसको हाईजैक किया था। इसी का बड़ा इसमें रोल था। जैश ए मोहम्मद की बात करें तो इसने भी पाकिस्तान के जो रीजनल एरियाज हैं, लाइक आपका अफगानिस्तान के आसपास का हमारा जो है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उन रीजन्स में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ उन्होंने की है। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, उन्होंने कहा कि देखो अ, अब्दुर रऊफ यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो आर्मी के साथ में खड़ा हुआ है, ठीक है, फ्यूनरल प्रेयर को वो जो है वहां पर लीड कर रहा है। वैसे ही मसूद अजहर की उसकी पूरी फैमिली मारी गई, वहां पर भी दिख रहा है कि मसूद अजहर उसमें इन्वॉल्व था। ये वही था जैश मोहम्मद का कमांडर 1999 में, जिसने IC-814 जो हमारा प्लेन था उसको हाईजैक किया था, ठीक है। उसमें ऐसे बहुत सारे नाम है जिसमें मसूद अजहर था, उमर शेख सईद था, रऊफ अजहर था। ये वो लोग थे जिन्होंने ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट अटैक को किए हैं और जिसमें यूएसए की भी बहुत सारे सिटीजन्स की डेथ हुई थी। चाहे वो आपका 26/11 का अटैक हो, जो है हमारी पार्लियामेंट का अटैक हो, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हो, गुजरात में अटैक हो, इवन दिल्ली में भी एक अटैक हुआ था वो हो। ऐसे डिफरेंट अटैक्स हुए थे, उनमें इन्हीं टेररिस्ट के नाम थे जिन टेररिस्ट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अटैक किया गया है, और आज उन्हीं के साथ में वहां की आर्मी खड़ी हुई है, ठीक है। जैसे कि इंडिया हैज रिपोर्टेड टीआरएफ टू द यूएन, यूनाइटेड नेशंस की टीम से कहा है कि भाई ये टीआरएफ जो है इसको बनाइए आप, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको डिक्लेयर कीजिए, है ना। तो ये सब देखने को मिल रहा है, और पॉलिटिकल वहाँ की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसके लिए वो जिम्मेदार है। क्यों? वहां पर क्या है कि जो भी पॉलिटिकल पावर में रहना चाहता है उसको दो चीज चाहिए होती हैं बेसिकली। हालांकि
अदर कंट्रीज में भी ऐसा कुछ कुछ होता है, लेकिन पाकिस्तान का अपना एक स्पेशल केस है कि सपोज करो अगर कोई ए नाम का पर्सन पाकिस्तान में पावर में बैठना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, उसको सबसे पहला काम क्या करना होगा, वहां के जो मौलवी वगैरह हैं, जो रिलीजियस लीडर हैं, उनकी सपोर्ट चाहिएगी। क्यों? क्योंकि वो मदरसों में अपनी स्पीच दे करके किसी से भी अपने पक्ष में, फेवर में, डिसफेवर में वोट करवा सकते हैं। दूसरा, उस पार्टी को चाहिए होती है वहां की आर्मी की सपोर्ट। तो जिसके पास में जो ज्यादा धार्मिक रूप से रिलीजन के बेसिस पर, इस्लाम के बेसिस पर लोगों को भड़का पाएगा, उसको वोट मिल जाएंगे। प्लस आर्मी जिसको सपोर्ट करेगी वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो एक्चुअली में वहां पर इलेक्शंस में जब लोग फाइट करते हैं, कंटेस्ट करते हैं, तो आर्मी उन लोगों को सिलेक्ट करके लाती है कि आओ आप पीएम का इलेक्शन लड़ो हम आपके साथ में, लेकिन आपको मुंह बंद रखना होगा, कान बंद रखने होंगे, कान खोलने तो बस हमारी बात सुनने के लिए, हम जैसा कहें वैसा आपको करना होगा। वैसा ही सिस्टम वहां की जुडिशरी का है। जुडिशरी की वहां कभी भी ये हिम्मत नहीं होती कि वो आर्मी की पसंद के फैसले ना दे। मींस अगर कोई जज है एक्स नाम का और उसने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया जो आर्मी को पसंद नहीं है, उस जज के रातों रात पते नहीं चलेंगे वो कहाँ गायब हो जाएगा, किसी अटैक में मारा जाएगा, कैंसर से मर जाएगा। मींस कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था वहां की आर्मी इंटेलिजेंस एजेंसी जो आईएसआई है वो कर देती है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक की आर्मी, ठीक है, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल है और ये पूरे पाकिस्तान को कब्जा किए हुए हैं। आम जनता की इनको किसी को भी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, आम जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की उसका ये गुनाह है कि वो टेररिज्म को और जो टेररिस्ट हैं उनको अपना हीरो मानते हैं कि भाई ये तो इंडिया के अगेंस्ट अटैक करके मर गया है, तो ये तो शहीद हुआ है, इसको तो जन्नत मिलेगी, इसको बेहतर हूर मिलेगी वगैरह वगैरह। इसीलिए वो भी जनता फिर परेशान है। तो ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, आने वाले टाइम में आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में ज्यादातर केसेस में यही सारी की सारी न्यूज हमें देखने को मिलेंगी। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन विद अदर टॉपिक्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।